लास्ट लेक्चर में हमने मानव श्वसन तंत्र को समझा, पढ़ा। आज हम मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य को पढ़ेंगे और यह एक बहुत ही विशिष्ट तंत्र के अंतर्गत आता है जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो हमें पहले तंत्रिका तंत्र की रूपरेखा समझनी पड़ेगी कि ये क्या होता है। आपको पता है कि मानव का जो शरीर है वो कई प्रकार के तंत्रों का मिलकर के बना है, ठीक है। और उनमें से वेरी इंपॉर्टेंट एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र है क्या? देखो बच्चों, हम इसे ऐसे समझें कि हम अपने आसपास के वातावरण से, बाह्य वातावरण से जो कुछ भी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, एक्शन का रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने वाला मानव तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? हमारा टॉपिक रहेगा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हमें समझनी पड़ेगी। वह तंत्र जो शरीर के सभी अंगों और उनके कार्यों का संतुलन और उनमें तालमेल बनाकर शरीर का नियंत्रण करता है। तो बच्चों, तंत्रिका तंत्र क्या है? तो इसे हम इस दो लाइन के अंदर समझ सकते हैं कि वह तंत्र जो शरीर के सभी अंगों, अब देखो इसके अंदर शरीर के सारे ऑर्गन आ चुके हैं, ठीक है, एडी से लेकर के चोटी तक, सभी अंगों और उनके कार्यों का संतुलन और तालमेल यानी सामंजस्य, अंग आपस के अंदर, क्योंकि आपको पता है अंग दो या दो से अधिक अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं, ठीक है, तो एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर उस इकाई का नाम दिया गया है, ठीक है। संतुलन और उनमें तालमेल बनाकर शरीर का नियंत्रण करता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। और इस तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई यानी जिससे ये है तंत्रिका तंत्र मिलकर के बना है, उसे हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के अंदर त्वचा के नीचे एडी से लेकर चोटी तक हमारे पूरे शरीर के अंदर अरबों खरबों की संख्या के अंदर आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका को या न्यूरॉन को, यह क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी जो है, जिसे हम क्रियात्मक इकाई कहते हैं तंत्रिका तंत्र की, वो तंत्रिका कोशिकाएं हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ये तंत्रिका कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, ठीक है। संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन और मिश्रित न्यूरॉन, ठीक है। अब इनकी परिभाषा देखो। तो स्टूडेंट, संवेदी न्यूरॉन किसे कहते हैं? संवेदी न्यूरॉन उसे कहते हैं जो संवेदनाओं को अंग से मस्तिष्क व मेरुरज्जु की तरफ ले जाती है, ठीक है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु की तरफ ले जाती है, और मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र के बहुत बड़े भाग के प्रकार हैं, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और इसके जो प्रकार है, संवेदी न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये पाई जाती है अंतःकरण, जो कान के अंदर होती है, ठीक है, नाक में और आंख की रेटिना में, नाक की सलेशन,
स्टूडेंट, संवेदी न्यूरॉन जो संवेदनाओं को अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ ले जाती है, ठीक है। प्रेरक न्यूरॉन आदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित अंग की तरफ ले जाती है, ठीक है। तो वो प्रेरक न्यूरॉन कहलाती है, ये काम करती है। और इसके जो उदाहरण हैं, हमारे जो नेत्र है, उस नेत्र गोलक की जो गति होती है दाएं और बाएं ऊपर नीचे, नेत्र गोलक की पेशियां, नेत्र गोलक की पेशियों से संबंधित होता है, ठीक है। और हमारे जो है गर्दन व कंधे की पेशियां, गर्दन और कंधे की पेशियों से संबंधित होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं प्रेरक न्यूरॉन, जो आदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित अंग की तरफ ले जाती है। तीसरा है मिश्रित न्यूरॉन। मिश्रित न्यूरॉन किसे कहते हैं? जो संवेदी और प्रेरक दोनों का कार्य करती है, ठीक है। जैसे ये कहां पाई जाती है? जीभ में, लार ग्रंथियों में, त्वचा पर यह पाई जाती है। तो आपने देखा जो न्यूरॉन होती है क्रियात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र की, उसके 3 प्रकार होते हैं, क्लियर है। और इन्हीं से मिलकर के जो है यह तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र के भाग या प्रकार। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है, इसके 3 भाग हैं या 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार, ठीक है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहला भाग है, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, क्लियर है। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? इन दोनों मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उसको हम कहते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। ये होती है 12 जोड़ी, ये 12 जोड़ी होती है। और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उसको हम कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं ये होती है 31 जोड़ी, ये 31 जोड़ी होती है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली, उसके अंगों से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये कहां होती है? यह होती है अनैच्छिक पेशियों व ग्रंथियों पर, अनैच्छिक पेशियों व ग्रंथियों से संबंधित होती है। उनके नियंत्रण का, संतुलन का तालमेल बना करके वह शरीर का नियंत्रण करती है, ठीक है। अनैच्छिक पेशियों व ग्रंथियों पर यह पाई जाती है ऑटोनोमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, क्लियर है स्टूडेंट। और यह 2 प्रकार की होती है। जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, उसी प्रकार से इसके भी 2 भाग हैं या प्रकार हैं। अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी किसे कहते हैं? ये वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है जो हमारे इमरजेंसी के अंदर सामना करने में मदद करती है, इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। जैसे हृदय की धड़कन का बढ़ना, हृदय की धड़कन का बढ़ना, ठीक है। नेत्र की पुतलियों का बढ़ना, तो उसके विपरीत ये प्राणुकंपी काम करती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है कार्य करने में।
ठीक है। ये इमरजेंसी के अंदर सामना करने के अंदर डटकर मुकाबला करने में मदद करती है शरीर के या बॉडी को। उसी प्रकार से प्राणुकंपी क्या करती है, वापस नॉर्मल करने में मदद करती है, ठीक है। तो यह पुनः शरीर को सामान्य अवस्था के अंदर अंग को, तंत्र को, शरीर को सामान्य अवस्था के अंदर लाने में मदद करती है। तो इसका विपरीत कार्य क्या हो जाएगा, हृदय की धड़कन कम करना। उदाहरण के रूप पर ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से ये उसका हम दूसरा कार्य क्या कर सकते हैं, इसका विपरीत नेत्र की पुतलियों को सिकोड़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार देखे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और सहायक तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यह शरीर का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट भाग है, अंग है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, बोर्ड क्लास में ये सन 2018 के अंदर पूछा गया है। और मेरुरज्जु का जो कार्य होता है, क्या कार्य है मेरुरज्जु का कार्य, प्रतिवृत्ति क्रिया करना। ये अभी इसी साल बोर्ड क्लास के अंदर 2020 के पेपर में पूछा गया है, मेरुरज्जु की क्रियाविधि। तो आज हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे वह मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य। ये 2018 के अंदर जो है मस्तिष्क की संरचना और उसका एक प्रमुख भाग है जिसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है, उसके कार्य पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं मस्तिष्क, ठीक है, ब्रेन। हमारे पूरे शरीर का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट भाग, कोमल अंग कहाँ होता है, यह हमारे शीर्ष भाग जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। ये खोपड़ी जो है कपाल अस्थियों की बनी हुई होती है, कपाल अस्थियों की। ये जो कपाल है हमारा, खोपड़ी है, इसमें 2 भाग है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं करोटी, जहां पर हमारे ये बाल दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं करोटी। और दूसरा हमारे चेहरे की अस्थियां, ठीक है। तो ये जो कपाल अस्थियां हैं उसमें करोटी, ठीक है, में कपाल अस्थियों के बीच सुरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। तो सबसे ऊपर की तरफ हमारे ये आ गया कपाल अस्थियां, ठीक है। इस कपाल अस्थियों के भीतर यानी मस्तिष्क और कपाल अस्थियों, जिसको हम क्रेनियल कहते हैं, ये पूरा भाग करोटी कहलाता है। तो बच्चों, मस्तिष्क और कपाल के भीतर भी जो है मस्तिष्क को सुरक्षित करने के 3 झिल्लियां होती है, जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क आवरण। हाँ, 3 झिल्लियां होती है, इनकी संख्या 3 होती है, ठीक है। नंबर 1 ड्यूरा मैटर, नंबर 1 ड्यूरा मैटर, नंबर 2 एरेक्नोइड, नंबर 3 पायामेटर। मस्तिष्क वेरी इंपॉर्टेंट भाग है। यह हमारे शरीर के जितने भी अंग व उनके कार्य हैं उनका कंट्रोलर है, उनका कंट्रोलर है। या तो यह अंगों को डायरेक्ट इन तंत्रिकाओं के द्वारा निर्देश दे सकता है, ठीक है, या मेरुरज्जु के द्वारा, या मेरुरज्जु के द्वारा ये निर्देश आगे भेजता है, समझ गए। तो यह जो है कपाल अस्थियों व मस्तिष्क की 3 झिल्लियों के द्वारा सुरक्षित होता है। 3 झिल्लियां कौन सी है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। क्लियर है स्टूडेंट। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली झिल्ली है, ये सबसे बीच की है और ये मस्तिष्क से सटी हुई होती है, बिल्कुल उसके मस्तिष्क के पास में होती है, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर बाह्य मोटी झिल्ली है जिसमें रेशेदार
संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु उपस्थित होते हैं प्रोटीन के बने हुए। तो ड्यूरामेटर की विशेषता है। नंबर 2 है एरेक्नोइड, ये सबसे मध्य में होती है, ठीक है, और इसमें रेशेदार संयोजी उत्तक नहीं होते, इसमें कोलेजन और इलास्टिन दोनों तंतु उपस्थित होते हैं, दोनों तंतु उपस्थित होते हैं, ठीक है। नंबर 3 है पायामेटर, सबसे भीतरी झिल्ली होती है, मस्तिष्क से सटी हुई होती है, पतली, मुलायम, पारदर्शी, ठीक है, और इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल। जबकि ये जो एरेक्नोइड है ये जालीदार होती है, ठीक है, रुधिर केशिकाओं का जाल होती है, मतलब ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को पोषण प्रदान करने का काम होती है। यहाँ पर मैंने मेरुरज्जु क्यों बोला, क्योंकि हम जब मेरुरज्जु की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें भी यही झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है, उनकी यही विशेषता होती है। तो पायामेटर जो ये झिल्ली है ये मस्तिष्क में मेरुरज्जु दोनों को पोषण और ऑक्सीजन का देने का कार्य करती है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने मस्तिष्क की बाह्य संरचना के बारे में देखा। अभी तो ये 3 झिल्लियां हैं, इन 3 झिल्लियों के बीच में गुहा होती है। जैसे देखो ये एक झिल्ली, ये दूसरी झिल्ली और ये तीसरी झिल्ली, ठीक है। पहला क्या हो गया, ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नोइड, फिर पायामेटर। इन तीनों झिल्लियों के बीच में देखो यहाँ पर एक गुहा है, ये भी एक खाली जगह है, गुहा कहते हैं इसको, ठीक है। तो प्रत्येक 2 झिल्लियों के बीच में गुहा होती है, ठीक है ना। तो पहली 2 झिल्लियां ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में जो गुहा होती है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल गुहा, सब ड्यूरल गुहा, ठीक है। और एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में गुहा होती है उसको हम कहते हैं सब एरेक्नोइडल गुहा, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि मस्तिष्क आवरण की 3 झिल्लियां होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, ठीक है। क्रमागत 2 झिल्लियों के बीच में गुहा पाई जाती है। तो ड्यूरामेटर एरेक्नोइड के बीच में होती है सब ड्यूरल गुहा और एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में होती है सब एरेक्नोइडल गुहा, ठीक है। और इन गुहा के बीच में, इन गुहा के अंदर जो है एक द्रव जो है गति करता है जिसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, वेरी इंपॉर्टेंट द्रव है, ठीक है। रुधिर के बाद में सेकंड ये जो तरल है लसिका के समान होता है, लसिका के समान। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों में पाया जाता है क्योंकि झिल्लियां होती है, यही गुहा होती है। इस गुहा के अंदर आगे से पीछे की तरफ इसका जो गमन होता है यह आगे से पीछे की तरफ होता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव पाया जाता है और ये लसिका के समान होता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करने का काम करता है। इसकी जो कुल मात्रा होती है 150 ml होती है, 150 ml होती है, ठीक है। और अगर इसका आयतन बढ़ जाए तो एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क आवरण शोथ। अगर ये मात्रा बढ़ जाती है तो, ठीक है, इस द्रव की मात्रा अगर 150 ml से ज्यादा बढ़ जाए तो यह ब्रेन से संबंधित जितने भी रोगों का पता करने के लिए, जांच करने के लिए भी जो है इस द्रव का अध्ययन किया जाता है। और यह लसिका के समान वेरी इंपॉर्टेंट तरल है, क्लियर है। यह रोगाणु से बचाता है, ये मैं कार्य बता रहा हूँ, विशेषता बता रहा हूँ। रोगाणुओं से बचाना मस्तिष्क को, मेरुरज्जु को, और दुर्घटना जो
चोट आघात लगता है से बचाता है। देखो इससे सुरक्षा तो कपाल भी करता है, ठीक है। चोट व आघात से तो बचाने का काम कपालस्थी भी करती है, बहुत कठोर होती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये जो द्रव है ये भी कार्य करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो कंटेंट कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज और विभिन्न प्रकार के आयंस, थोड़ी मात्रा में यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन फॉस्फेट भी पाया जाता है, ठीक है। यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन फॉस्फेट भी पाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने देखा मस्तिष्क को सुरक्षित करने वाले अंगों के बारे में, जिसमें कपाल अस्थियां होती है, कपाल अस्थियों के भीतर मस्तिष्क आवरण होता है, 3 झिल्लियां होती है, ठीक है। और उनमें 2 गुहा होती है और इन गुहा के अंदर पूरे मस्तिष्क में जो है आगे से पीछे की तरफ परमस्तिष्क मेरुद्रव का बहाव होता है। क्लियर है? परमस्तिष्क मेरुद्रव की विशेषता और कार्य है आपके सामने। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मस्तिष्क की संरचना। ओके, तो बिल्कुल ध्यान दो अच्छे से। ओके, तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार की मानव मस्तिष्क की आंतरिक संरचना हमारे खोपड़ी के भीतर, कपाल अस्थियों के भीतर होती है। इसके कितने भाग हैं, प्रमुख भाग, उनके और आगे भाग, उनके कार्यों का हम 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है 2018 के अंदर, ठीक है। 10th और 12th बोर्ड क्लास में दोनों में ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले लेते हैं, तब मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें बड़ा भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमें भाग दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और ये जो हमें भाग दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? अब अगर मस्तिष्क में कौन कौन से भाग हैं, तो ये जो वलन फोल्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो बड़ा भाग है इसको हम कहते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क के आधार पर ये एक पट्टी होती है, इसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। क्लियर है? इसके नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं थैलेमस, थैलेमस। थैलेमस के नीचे ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2 पिंड नजर आ रहे हैं, ये होती है पीनियल ग्रंथि, पीनियल काय कह दो, ग्रंथि या बॉडी कह दो, और ये एक इन्फेंटिबुलम वृंत से जुड़ी हुई होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो ये है पीयूष ग्रंथि। क्लियर स्टूडेंट? मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका जो आगे वाला भाग है इसको हम कहते हैं कुर्रा सेरेब्राई, और ये जो हमें पिंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर स्टूडेंट? पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में हमें 3 संरचनाएं दिखाई देती है। ये जो फूला हुआ भाग है आधार पे इसको हम कहते हैं पोन्स वेरोलाई, ठीक है। और इसके आगे जो पत्तीनुमा संरचना है इसको हम कहते हैं अनुमस्तिष्क, और ये बेलनाकार जो पोन्स से जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मानव मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। इसके ये भाग, तो देखिए आप डायग्राम को अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपको चित्र बनाने में आसानी रहेगी। क्लियर है? अब हम इनके भागों का 1 बाय 1
स्थिति कार्य संरचना लेते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क पर आते हैं अपन। कपाल और मस्तिष्क आवरण के भीतर जो सबसे बड़ा भाग होता है वो मस्तिष्क का होता है, प्रमस्तिष्क भाग सबसे बड़ा भाग होता है, और ये मस्तिष्क की आंतरिक संरचना का 80% भाग बनाता है। ठीक है, और ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सामने का भाग इसको हम कहते हैं फ्रंटल, इसके पीछे जो है वो है पेराइटल, इसके पीछे ऑक्सीपिटल, और ये यहाँ पर टेम्पोरल। तो 4 प्रमुख भाग होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ठीक है, और यहीं से जो है हमारे विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, अच्छी क्रियाएं हैं, वो सभी होती है। और फ्रंटल के इधर यहाँ पर हमारे घ्राण पिंड पाए जाते हैं, घ्राण पिंड जो गंध के उद्दीपन का केंद्र होते हैं। ओके, तो प्रमस्तिष्क के 4 प्रमुख भाग होते हैं, और इसमें आपको 3 विदर, नोच या सर्कस दिखाई देती है। ये जो सबसे बड़ी सर्कस है, इसको विदर को हम कहते हैं सेंट्रल विदर या सर्कस। इसके पीछे ये जो सर्कस हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। ठीक है, और ये जो सर्कस हमें दिखाई देता है, ये फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में ये जो हमें, ठीक है, ये जो भाग दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं लेटरल सर्कस। तो इस प्रकार से विदर दिखाई देते हैं। प्रमस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा, और मनुष्य का जो प्रमस्तिष्क होता है ये सभी जीवों की तुलना में, अन्य सभी जीवों की तुलना में सबसे बड़ा होता है। इसीलिए जो है मनुष्य अन्य सभी जीवों से ज्यादा बुद्धिमान होता है। क्लियर है? तो वो इसी प्रमस्तिष्क की वजह से होता है, और इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसका कारण है ये वलन, ये फोल्ड जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, इनकी वजह से 3 गुना क्षेत्रफल जो है प्रमस्तिष्क का होता है। क्लियर है? तो ये तो हमें पार्श्व संरचना हम देख रहे हैं प्रमस्तिष्क की। अगर हम इसको फ्रंट से देखें तो यहाँ पर ये एक विदर होता है, और इस विदर के इधर 2 अर्धांश के अंदर ये बटा हुआ होता है। 2 अर्धांश के अंदर बटा हुआ होता है, बराबर अर्धांश होते हैं। ठीक है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, इसके बीच में विदर होती है, विदर में गुहा होती है, उस गुहा का नाम है पेरासील गुहा पाई जाती है। ठीक है, प्रमस्तिष्क मुख्यतः 2 गोलार्ध का बना हुआ होता है, और इन्हीं के आधार पर ये कार्पस कैलोसम पट्टी होती है जिससे ये जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? तो इन गोलार्ध की विशेषता क्या है? जैसे कि ये बायां गोलार्ध है, तो हमारे शरीर के दाएं जितने भी अंग हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये हमारा बायां गोलार्ध करेगा। प्रमस्तिष्क का जो दायां गोलार्ध होता है वो शरीर के बाएं अंगों का नियंत्रण, समन्वय, कंट्रोल जो है करने का काम करता है। तो ये गोलार्ध के कार्य हैं। क्लियर है? इसके अंदर में इस प्रकार के वलन जो है दिखाई देते हैं, ये वलन होता है। ओके स्टूडेंट, आगे प्रमस्तिष्क की आंतरिक संरचना देखते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2 अर्धांश के अंदर बटा हुआ होता है, गोलार्ध होते हैं, बायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध, और इसकी जो आंतरिक संरचना हम देखें तो इसमें 2 भाग होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला, यानी प्रमस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। कॉर्टेक्स बाह्य भाग कहलाता है, बाह्य भाग, और मेडुला आंतरिक भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क का। ठीक है, इस बाह्य भाग में जो है धूसर द्रव पाया जाता है, और मेडुला के अंदर श्वेत द्रव पाया जाता है। ये किस वजह से होता है? पहली बात आप ये समझ लो कि मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क जो है शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करने का काम करता है, संतुलन का काम करता है,
तो वो किसकी वजह से करेगा? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स की वजह से करेगा। ठीक है, तो ये भाग जो होते हैं इनमें न्यूरॉन्स जो होते हैं, तो न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका के दो मुख्य भाग होते हैं, आपने पढ़ रखे हैं, साइटोन और एक्सोन, यानी कोशिका काय और तंत्रिका अक्ष। ठीक है ना। तो दूसरा द्रव किस वजह से होता है? केवल कोर्टेक्स भाग में, प्रमस्तिष्क के कोर्टेक्स भाग में केवल कोशिका काय पाई जाती है। कोशिका काय यानी साइटोन की उपस्थिति की वजह से ये ग्रे कलर का होता है, दूसरा द्रव्य कहलाता है। ठीक है, मेडुला भाग में श्वेतद्रव होता है क्योंकि उसमें न्यूरॉन का जो एक्सोन भाग है यानी तंत्रिकाक्ष, केवल तंत्रिकाक्ष पाए जाते हैं, एक्सोन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज भी ध्यान देनी है कि प्रमस्तिष्क के अंदर ही बात है। ठीक है, अब इनके जो हमने चार भाग हैं उनके हम कार्यों के बारे में देख लेंगे। फ्रंटल के बाद में पैराइटल है, ऑक्सीपिटल सबसे पीछे होता है। ठीक है, ये हमारे इधर होता है, यहाँ पर ये हमारे जो करोटी है उस कपाल के यहाँ पर इस भीतर हमारे महारंध्र कहलाता है। ठीक है ना, ये महारंध्र है, गड्ढा है, तो उसको ढकने का काम करता है, महारंध्र को ढकने का कार्य करता है ऑक्सीपिटल। ये क्या है? ऑक्सीपिटल। ये क्या है? पैराइटल। ये क्या है? फ्रंटल भाग और ये टेम्पोरल भाग है। क्लियर है? तो ये जो ऑक्सीपिटल भाग है ये क्या करता है? कपाल के महारंध्र को घेरे हुए रहता है। भीतर से ढके रहता है, पीछे की तरफ रहता है, अंदर की तरफ। ठीक है, अब हम इसके कार्यों के बारे में देख लेते हैं। फ्रंटल जो है स्टूडेंट, ये बोलने की क्रिया, नंबर 1 जो भाग है यह है आगे की तरफ होता है, बोलने की क्रिया, जो भी बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया, उस पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। क्लियर स्टूडेंट? ऐच्छिक क्रिया। तो इन भागों के जो कार्य होंगे वो प्रमस्तिष्क के कार्य हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद में हम आते हैं पैराइटल। पैराइटल जो भाग है ये हमारे अनुभव, स्पर्श, ठंडा, गरम, चुभन, इन सब के कार्यों को जो है ये नियंत्रित करता है हमारे शरीर के। अनुभव, स्पर्श, ठंडा, गरम, चुभन, जितने भी हमें बाह्य वातावरण से जो भी कुछ ग्रहण होता है, हमारी जो फीलिंग्स है, ठीक है, तो उसका जो प्रभावी केंद्र होता है वो कौन है? पैराइटल। ऑक्सीपिटल जो है, ऑक्सीपिटल देखने से संबंधित क्रिया को नियंत्रित करता है। टेम्पोरल जो है सुनने की क्रिया को जो है नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रमस्तिष्क के प्रमुख 4 भाग हैं, उनके बीच में 3 प्रमुख सर्कस विदर पाए जाते हैं, जिसको हम सेंट्रल सर्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस और लैटरल सर्कस कहते हैं। क्लियर है? 4 प्रमुख भाग हैं, उनकी स्थिति कार्य के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रमस्तिष्क में 2 प्रमुख गोलार्ध होते हैं, बायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध। ये जो गोलार्ध हैं ये 2 फिर भाग में बटे होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो इस प्रकार से प्रमस्तिष्क के हमने कार्य लिए। इसके अलावा भी जो प्रमस्तिष्क है, क्योंकि सबसे बड़ा भाग है तो ये इसके कार्य भी बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो ये कार्य है, ये ऐच्छिक क्रिया के अंदर सब कुछ क्रियाएं आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे चेतना,
याददाश्त, और हमारे बोलने की जो वाणी है, लहजा है, उसको भी यह कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे जितने भी क्रिएटिविटी क्षमता होती है, तर्क शक्ति, कोई भी हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमारा वो कंसेप्ट क्लियर है और फिर हमें उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाता है और हम अपने तर्क शक्ति के लेवल से हम वो उसको हल कर देते हैं, तो हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, ये इसी की वजह से विकसित होती है। तो ये सबसे बड़ा भाग है। क्लियर है स्टूडेंट? इसके आधार पर कार्पस कैलोसम पट्टी होती है जिससे ये दोनों गोलार्ध जुड़े हुए होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके नीचे थैलेमस भाग होता है। यह है थैलेमस भाग, यह संवेदी व प्रेरक न्यूरॉन का केंद्र होता है। संवेदी व प्रेरक न्यूरॉन का केंद्र होता है। ठीक है स्टूडेंट? थैलेमस संवेदी व प्रेरक न्यूरॉन का केंद्र होता है। इसके साथ ही वह प्रेम, घृणा का केंद्र भी होता है। ठीक है। ये थैलेमस के कार्य हो गए। इसके नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को, हमारे शरीर की समस्थैतिक जो स्थिति है उसको मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर पढ़ा रखा है और आप जानते हो कि इसे सुप्रीम ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सुप्रीम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा दो हार्मोन निकलते हैं, मोचक हार्मोन और मंदक हार्मोन। मोचक हार्मोन और मंदक हार्मोन क्या होते हैं? मोचक हार्मोन जब ये निकलते हैं तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित जितने भी हार्मोन हैं उसके लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक है। मंदक हार्मोन किसे कहते हैं? जब हाइपोथैलेमस से ये इनहिबिन मंदक हार्मोन स्रावित होता है तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं, ठीक है ना, उनके वो लेवल को कम कर देते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन के लेवल को बढ़ाने का व कम करने का, ठीक है, ये काम हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। आप जानते हो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जबकि इसको कंट्रोल करने वाली हाइपोथैलेमस होती है तो इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं या सुप्रीम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हाइपोथैलेमस के यहाँ पर हमने प्रमुख कार्य देखे। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर एक पिंड होता है अगर मस्तिष्क में, पीनियल काय। पीनियल काय से मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है जो हमारे प्यूबर्टी यौवनारंभ से संबंधित होता है। क्लियर है? पीयूष ग्रंथि इनफंडिबुलम ग्रंथ के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी भी होती है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके द्वारा लगभग 9-10 जो है हार्मोन स्रावित होते हैं और यह मास्टर ग्रंथि कहलाती है। शरीर के सभी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। क्लियर है? मटर के दाने के आकार की होती है। ये मेलेटोनिन है, यहाँ पर पीनियल काय से स्रावित मेलेटोनिन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटराइन हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन निकलता है, उपापचय से संबंधित हार्मोन निकलते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन भी निकलते हैं।
ज़्यादा किस वजह से निकलेंगे कि हाइपोथैलेमस ने मोचक हार्मोन स्रावित किया, कम किस वजह से निकलेगा कि हाइपोथैलेमस ने मंदक हार्मोन स्रावित किया। तो इसको कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस होता है, क्लियर है। और पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी जो हमारी ग्रंथियाँ हैं उनको वो कंट्रोल करती है, जैसे पीनियल काय को, हमारे यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, हमारे थाइमस ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि, उनको ये कंट्रोल करती है, क्लियर है। तो इस प्रकार से अग्र मस्तिष्क के भाग, उनकी स्थिति, कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगली जो संरचना है, भाग है, वो है मध्य मस्तिष्क का कुरा सेरेब्राई। कुरा सेरेब्राई जो है तंत्रिकाओं से बना हुआ एक पिंड होता है, जो इसका हम कार्य देख लेते हैं। यह अग्र मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करती है। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मेरुरज्जु को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा जो भाग है कार्परा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, यह 4 पालियों का बना हुआ होता है। 4 पालियों का बना, ऊपरी जो 2 पालियां होती हैं वह देखने से संबंधित होती है, ठीक है, और निचली 2 पालियां जो है वह सुनने से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से मध्य मस्तिष्क के ये भाग थे, क्लियर स्टूडेंट। अगला अपना टॉपिक है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क मुख्य 3 भागों का बना होता है। पोन्स मेरुलाई, ये पोन्स है, ठीक है, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ी हुई ये पोन्स संरचना है, क्लियर है। और परमस्तिष्क के बाद में दूसरा सबसे बड़ा भाग पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क कहलाता है, और यह जो है पत्ती के आकार का होता है, ठीक है। अब हम इनके कार्यों के बारे में देखते हैं। ये मिटा देता हूँ। हाँ तो बच्चों, अब हम ले रहे हैं पश्चिम मस्तिष्क का भाग नंबर 1 पोन्स, ठीक है। ये पोन्स ये भाग है जो अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है, आधार पे होता है, ठीक है। गोलाकार घुमावदार ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो आगे से अग्र मस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क से और पीछे की तरफ मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। पोन्स मेरुलाई, इसका जो कार्य है मैंने आपको श्वसन तंत्र के अंदर बताया था कि ये श्वास प्रभावी केंद्र होता है। इसके अलावा यह भोजन को चबाने, लार के स्त्रावन, अश्रु ग्रंथियों के स्त्रावन, जो नेत्र से आंसू निकलते हैं उनके स्त्रावन, और नेत्र पेशियों की गतिशीलता को कंट्रोल करने वाला ये केंद्र होता है। तो पोन्स मेरुलाई के ये मुख्य कार्य हैं, जो श्वास प्रभावी केंद्र, भोजन को चबाने, लार के स्रावन, अश्रु ग्रंथियों के स्रावन, नेत्र पेशियों की गतिशीलता, जो हमारे 6 प्रत्येक नेत्र में 6 पेशियां होती है, ठीक है, उनकी गतिशीलता के लिए केंद्र होता है, क्लियर स्टूडेंट। अगला जो हमारा भाग है वो है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क सबसे विकसित भाग है, प्रमस्तिष्क के बाद में छोटा भाग है, पत्ती के समान है, और इसमें भी हमें जो है सलवटें दिखाई देती है। इसमें भी विदर पाए जाते हैं, सलवटें पाई जाती है, क्लियर स्टूडेंट। और ये हमारे शरीर के संतुलन
शरीर के संतुलन एवं पेशियों की गतिशीलता जैसे कार्य करता है। ठीक है, तो ये अनुमस्तिष्क के कार्य हो गए। अगला है मेडुला ऑब्लिगेटा, सबसे लास्ट भाग। अनुमस्तिष्क को हम ये भी बता सकते हैं कि ये प्रमस्तिष्क के नीचे आधार पर होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा सबसे आखिरी भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क का भी अंतिम भाग होता है, और इससे जो है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा होता है। जैसे ब्लड प्रेशर, हृदय धड़कन, श्वसन क्रिया, क्योंकि मैंने आपको श्वसन लय केंद्र बता रखा है। जब हमने मानव श्वसन तंत्र पढ़ा था तो मेडुला भाग श्वसन लय केंद्र कहलाता है, तो ये क्रिया करता है। इसके अलावा ये खांसने, निगलने जैसी क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। तो अनिच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण ये जो है करता है। इसके अलावा और प्रमुख कार्य है जो हमारे आहार नाल के अंदर जो हमारे पेशियां होती है उनमें कर्मानुकुंचन गति, क्योंकि अनिच्छिक क्रिया होती है, आप जानते हो उसके अंदर पाचन क्रिया के दौरान, तो आहार नाल में कर्मानुकुंचन गति के लिए भी ये जिम्मेदार अंग होता है। तो ये मेडुला ऑब्लिगेटा के कार्य हो गए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने मानव मस्तिष्क की आंतरिक संरचना में हमने उसके प्रमुख भाग, 3 भाग और उनके अंदर जितने भी विभिन्न भाग हैं उनके बारे में, उनकी स्थिति, संरचना व कार्यों के बारे में हमने 1 बाय 1 टॉपिक लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।